एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गया जिले में स्थित बिहार और बराबर की गुफाओं के बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए, गया जिले में स्थित बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों में गुहा आवास। हेडिंग डालिए, गया जिले में स्थित बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों में गुहा आवास। तो देखिए, गया जिले में स्थित नागार्जुन एवं बराबर की पहाड़ियों में गुहा आवास। तो हम पहले बात करेंगे बराबर की पहाड़ी। तो डालिए, बराबर की गुफाएं। देखिए, ये जो बराबर की जो गुफाएं हैं, ये गया जिले में स्थित, बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी में है। ये कहां पर है? बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी में है बराबर की गुफाएं, जिसके निर्माण करता है अशोक। कौन है इसके निर्माण करता? अशोक। इसी में बात करेंगे, जो बराबर का जो प्राचीन जो मौर्यकालीन नाम था वो था खल्लतक। और बात करें कि इसका जो वर्तमान जो नाम है वो है बराबर। क्या नाम है वर्तमान में? वर्तमान नाम है बराबर। इसी में देखेंगे आप कि इसकी प्रमुख जो गुफाएं हैं बराबर की, जिसमें सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ा गुफा, तो ये तीन जो गुफाएं ये प्रमुख गुफाओं में आती हैं। बराबरी गुफा में धर्म की बात करें तो आजीवक इसमें धर्म है। तो देखिए कहां पर है बराबर की गुफाएं? बिहार के गया जिले में स्थित बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसमें इसके निर्माण करता। तो निर्माण करता कौन है? अशोक। अब देखिए, इसका अन्य भी नाम था। तो अन्य नाम क्या था इसका? खल्लितक। खल्लितक, जो कि क्या था? मौर्यकालीन नाम था। ये ब्रैकेट में डालिए, मौर्यकालीन नाम है ये। और इसका वर्तमान नाम अगर आप देखेंगे तो वर्तमान नाम क्या है? बराबर। वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है बराबर। और इसी का जो अन्य नाम में जो मौर्यकालीन नाम है वो है खल्लितक। इसी में आप देखेंगे प्रमुख गुफा, बराबर की प्रमुख गुफा, जिसमें आएगी सुदामा गुफा, कर्ण कर्ण चौपड़। क्या आएगी? कर्ण चौपड़। इसी में आ जाएगी विश्व झोपड़ा। विश्व झोपड़ा भी इसी में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे धर्म की। धर्म आएगा बराबरी गुफा में आजीवक धर्म। क्या आएगा? आजीवक धर्म। तो ये हो गई बराबर की गुफा, जो कि बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी में है। बात करें निर्माणकर्ता की तो वो है अशोक। यहीं पर आप देखेंगे अन्य नाम जो है वो है खल्लितक, जो कि मौर्यकालीन नाम है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बराबर का जो अन्य नाम है, जो मौर्यकालीन नाम है, वो क्या है? खल्लितक है। और वर्तमान नाम क्या है? बराबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसी में आ जाता है कि प्रमुख गुफाओं में सुदामा गुफा के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी गुफा है? तो बराबर की गुफा है। ठीक है, तो अगली हेडिंग अब आप डालेंगे नागार्जुन की गुफा। जैसे नोट डाउन कीजिए और हेडिंग डालिए नागार्जुन की गुफा है। चलिए, अगली गुफा डालेंगे आप नागार्जुन की गुफा। चलिए, नागार्जुन की गुफाएं। देखिए,
नागार्जुन की जो गुफाएं हैं ये कहां पर स्थित है? नागार्जुन की जो गुफाएं हैं बिहार के गया जिले में, बिहार के गया जिले में नागार्जुन की पहाड़ी पर है। कहाँ है? बिहार के गया जिले में नागार्जुन की ये पहाड़ी पर है। निर्माणकर्ता आप देखेंगे इसमें, निर्माण करता है अशोक का पौत्र है इसमें दशरथ। निर्माण करता कौन है? दशरथ है, जो कि कौन है? अशोक का पौत्र है। इसका निर्माण करता कौन है? दशरथ। तो इसी में आप देखेंगे प्रमुख गुफाएं, जिसमें आ जाएगी गोपी गुफा, प्रमुख गुफा में क्या आएगा? गोपी गुफा। वर्तिका गुफा क्या आएगा? वर्तिका, वर्तिका गुफा। नेक्स्ट आएगी वही याक, वही याक गुफा। तो ये हो गई 3 गुफाएं। अब बात करेंगे धर्म की। तो धर्म इसमें अभी क्या आ जाएगा? आजीवक धर्म। अब देखिए, हमने आपको बताया बराबर की गुफा के बारे में, नागार्जुन की गुफा के बारे में। तो अब देखिए बराबर की गुफाएं और जो नागार्जुन की गुफाएं हैं, उनमें सबसे सुंदर और सबसे बड़ी जो गुफा है वो है गोपी गुफा। कौन सी है? गोपी गुफा, जो कि सबसे बड़ी गुफा है। क्या है? ये सबसे बड़ी गुफा है। तो बराबर की गुफा में जो गुफाएं थी उसमें कौन कौन सी गुफा थी? उसमें सुदामा गुफा थी, कर्ण चौपड़ गुफा थी, विश्व चोपड़ा गुफा थी। इधर आ गई प्रमुख गुफा में गोपी गुफा, वर्तिका और वही याक गुफा। तो इन गुफाओं में जो सबसे सुंदर और सबसे बड़ी गुफा की अगर बात की जाए तो वो है गोपी गुफा। तो ये हो गया नागार्जुन की गुफाओं के बारे में हमने आपको बताया, और बताया आपको इसी में हमने बराबर की गुफा के बारे में। अब आप देखेंगे मौर्यकालीन लोक कला के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे यक्ष और यक्षिणी के बारे में। किसके बारे में? यक्ष और यक्षिणी के बारे में। तो अगली हेडिंग डालेंगे मौर्यकालीन लोक कला के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इससे नोट डाउन करिए, फिर अगली हम हेडिंग पर डिस्कस करेंगे लोक कला पर। चलिए हेडिंग डालिए लोक कला, मौर्यकालीन लोक कला। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है लोक कला का, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति का। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। देखिए मौर्यकालीन लोक कला, इसमें आप देखेंगे मौर्यकालीन लोक कला में मौर्य कालीन यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति के बारे में देखेंगे। तो देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे यक्ष की मूर्ति के बारे में। यक्ष की मूर्ति, तो ये जो यक्ष की मूर्ति है ये पाई गई है परखम में, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। कहाँ है? उसी के आसपास है परखम, जहां पे यक्ष की मूर्ति पाई गई है परखम में। और एक और जगह पाई गई है पटना में। यक्ष की मूर्ति कहाँ पाई गई है? परखम और पटना में। तो देखिए परखम के बारे में टीजीटी में कई बार पूछ लिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परखम की जो सॉरी यक्ष की जो मूर्ति है वो परखम में पाई गई, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पड़ता है। इधर ही आ गया पटना में भी यक्ष की मूर्ति का चर्चा है। अब हम बात करेंगे यक्षिणी की मूर्ति।
जो कि आप देखेंगे यक्षिणी की जो मूर्ति है ये कहां पर पाई गई है, ये पटना में और विदिशा के वेशनगर में ये पाई गई है। विदिशा कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश। चलिए अब आप देखेंगे इसी में यक्षिणी की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति। देखिए यक्षिणी की जो मूर्ति है ये कहां पाई गई है, दीदारगंज में। कहां पे, पटना के दीदारगंज में ये पाई गई है यक्षिणी की मूर्ति। यहीं पे पाई गई है मध्य प्रदेश के विदिशा के वेशनगर में, ये वेशनगर में भी पाई गई है, विदिशा के वेशनगर में, जो कि विदिशा कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की जो मूर्ति मिली है वो चामर धारण किए हुए है। क्या है, चामर धारण किए हुए है ये यक्षिणी की मूर्ति। और इन सभी मूर्तियों में दीदारगंज वाली यक्षिणी की जो मूर्ति है वो क्या है, बहुत सुंदर बनाई गई है। देखिए तो यहां देखिए, आप इसमें लिखिए, नोट कीजिए यहां पे, पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति चामर धारण किए हुए बनाई गई है। इन सभी मूर्तियों में यक्षिणी की मूर्ति सर्वाधिक कलात्मक एवं सुंदर है। क्या है, ये सबसे ज्यादा सुंदर है, जिस पर मौर्यकालीन चमकीले काले पॉलिश का प्रयोग किया गया है। देखिए, जिस पर मौर्यकालीन चमकीले काले पॉलिश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जो दीदारगंज की जो यक्षिणी की जो मूर्ति मिली है पटना के दीदारगंज से, तो ये मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है यक्षिणी की मूर्ति में कि पटना के दीदारगंज से किसकी मूर्ति मिली है, यक्षिणी की मूर्ति मिली है पटना के दीदारगंज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये विदिशा के वेशनगर से भी मिली है। यहीं पे इसमें पूछ लिया जाता है कि जो मौर्यकालीन जो यक्षिणी की मूर्ति है उस पर किस प्रकार की पॉलिश का प्रयोग किया गया, चमकीले काले रंग की पॉलिश का इस पर प्रयोग किया गया है। यहीं पे आप देखेंगे जो यक्ष की जो मूर्ति है वो कहां पर पाई गई है, तो परखम, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पाई गई है, और साथ ही पटना में भी पाई गई है। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि यक्षिणी की मूर्ति कहां पर है। जहां से पूछा जाता है कि दीदारगंज के पटना में, विदिशा के वेशनगर में, इसमें से पूछ लिया जाता है। और यक्ष की मूर्ति के बारे में पूछ लिया जाता है कि परखम में है या फिर पटना में है, तो दोनों जगह पर इसका मतलब उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज की क्लास में हमने आपको बताया, ये आपका मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला थी उसके बारे में आज हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा मंदिर स्थापत्य होगा अगली क्लास में। हमने आपको बौद्ध स्थापत्य करा दिया कंप्लीट, इसी में हमने आपको कराया है मौर्यकालीन स्थापत्य कला। अब हमारा रह गया है मंदिर स्थापत्य, अगला टॉपिक होगा मंदिर स्थापत्य। तो आज की क्लास में इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।